माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैरालिसिस की रिकवरी के दौरान पेशेंट्स कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो जनरली उनकी पैरालिसिस की रिकवरी पे बहुत ज़्यादा बाधाएं डालती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ऐसी भी चीज़ें बताऊंगी जो पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कुछ ऐसी गलतियां जो पैरालिसिस पेशेंट्स ना करें एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो पैरालिसिस पेशेंट्स को करने चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पैरालिसिस है क्या, तो ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है, ज़्यादातर पेशेंट्स यही मानते हैं कि पैरालिसिस हाथ पैरों की बीमारी है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं, हाथ पैरों के साथ साथ पैरालिसिस हमारी दिमाग की बीमारी है। कैसे है दिमाग की बीमारी, अब हम ये समझते हैं। हम जनरली ये डिस्कस करते हैं, पेशेंट जनरली ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मेरा पैर नहीं उठ रहा है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता, जब तक हमारा ब्रेन कमांड नहीं देगा, जब तक हमारा दिमाग सिग्नल्स नहीं देगा, जब तक कोई भी मसल मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो हमें ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैरालिसिस में जो भी इम्पैक्ट आया है वो हमारे ब्रेन पे आया है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस, हमें अपने ब्रेन को एजुकेट करना है। ब्रेन को एजुकेट करने के बाद उसके बाद हम काम करेंगे अपने हाथ पैरों की मांसपेशियों पे। लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट्स कहाँ गलती करते हैं? जब हम उन्हें एक्सरसाइजेस करने को कहते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे, हमारे हाथ पैरों में ताकत ही नहीं है, हम चल उठ फिर नहीं पा रहे हैं, तो हम एक्सरसाइजेस कैसे करें। लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्ली 6 मंथ्स जब भी आपको पैरालिसिस का अटैक आया, स्ट्रोक का अटैक आया, अर्ली 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर जितनी रिकवरी आप पहले 6 महीनों में पा सकते हैं वो आपकी बेस्ट रिकवरी होगी। उसके बाद जनरली पेशेंट्स के रिजल्ट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो मोटिव आपके हाथ में है, जितना जल्दी आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना शुरू कर दोगे उतनी बेटर रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी हमारे पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जो भी एक्सरसाइजेस को निगलेक्ट करते हैं, जिनका मन नहीं करता है कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने का, प्लीज़ एक्सरसाइजेस करना शुरू करो। मैं ये नहीं बोलती कि आप पूरे दिन एक्सरसाइजेस करो, बहुत सारे रिपीटेटिव मूवमेंट्स करो या फिर बहुत ज़्यादा हैवी विगरस एक्सरसाइजेस करो, लेकिन जितना आपसे होता है। अब पेशेंट्स जनरली बैक ऑफ कहाँ करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो लकवे का अटैक आया है, हम तो पूरे दिन बेड रिडन हैं, हम तो बेड पे लेटे रहते हैं, हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे, तो हम एक्सरसाइजेस कैसे करें। इसके लिए आपको कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से, अपने थेरेपिस्ट से और अपने केयर गिवर्स से। हम ये नहीं बोल रहे कि आप खुद से लेटे हुए तो खुद से हाथ पैर चलाना शुरू कर दो, बिल्कुल भी नहीं। और पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो खुद से एक्सरसाइजेस ना ही करें तो बेटर है। डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर, थेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंदर अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी एक गलत मूवमेंट कर लेते हो तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो आपके थेरेपिस्ट के साथ आप पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म करोगे। पैसिव मूवमेंट्स क्यों परफॉर्म करेंगे? क्योंकि इनिशियली पैरालिसिस पेशेंट एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे रोल आता है थेरेपिस्ट का, ताकि वो आपको पैसिव मूवमेंट्स कराएं, पैसिव रिपीटेटिव मूवमेंट्स कराएं, जिससे आपकी मांसपेशियां थोड़ा बहुत काम करना शुरू करेंगी। और जैसे ही आपकी मांसपेशियां काम करना शुरू करेंगी तो आपका ब्रेन भी ट्रिगर होगा। अल्टीमेटली जब तक हमारा ब्रेन रिफ्लेक्सेस नहीं देगा, जब तक हमारी कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है मेडिसिन एज वेल एज एक्सरसाइजेस। लेकिन पेशेंट्स को ये लगता है कि अगर हम सिर्फ मेडिसिन ले लेंगे, सारा रोल मेडिसिन ही प्ले कर लेंगे, हमें एक्सरसाइजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर कुछ पेशेंट्स जनरली श्रेयाज में आके क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दिमाग की बीमारी है तो ये तो दवाइयों से ही ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, आपको मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, री एजुकेशन। री एजुकेशन मतलब जो मांसपेशियां पहले काम करती थी वही उनका काम हमें वापस दोहराना है। मतलब अटैक से पहले आप सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल करते थे, आप खुद से उठ रहे थे, चल फिर पा रहे थे, खुद से खा रहे थे, बातें कर पा रहे थे। लेकिन अटैक के बाद आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। यही होता है मसल री एजुकेशन, यही है हमारे ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो हमें दवाइयों की हेल्प से एज वेल एज मेडिकेशंस की हेल्प से सारी एक्टिविटीज़ रिवर्स कर देनी है। सारी एक्टिविटीज़ जो भी आप पहले करते थे, चाहे चलना है, उठना है, बातें करनी है, खुद से खाना है या अपनी बॉडी के खुद काम करने हैं, वो सारे आपको रिवर्स करना है।
तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ अगर आप मेडिसिन लेंगे और एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो भी आपकी रिकवरी इम्पॉसिबल है। तो मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज डाइट। यहाँ पे गलती कौन करता है? केयर टेकर्स। क्या करते हैं, हम जब भी मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को तो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि आप पेशेंट्स को लिक्विड डाइट पे रखो, फ्लूइड डाइट पे रखो। लेकिन बार बार आफ्टर 15 डेज 20 डेज केयर टेकर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो कि अब हम डाइट में कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को बॉडी में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? प्रोटीन की। तो जब तक हम पेशेंट्स को लिक्विड डाइट पे रखेंगे तो बॉडी में वीकनेस बनी रहती है और पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं और पेशेंट्स इरिटेटेड रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, क्योंकि बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो हमें ज़रूरत है प्रोटीन इनरिच डाइट की, जो पैरालिसिस पेशेंट्स लैक करते हैं। तो डाइट का प्रॉपर कंसल्टेशन आपको अपने डॉक्टर से लेना है, अपने डाइटिशियन से लेना है और ये ध्यान रखना है कि डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक है। जब हमें पैरालिसिस का अटैक आया है उसके बाद हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मांसपेशियां कोई काम नहीं कर पा रही है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बॉडी को वापस से बूस्ट अप करें। और बॉडी को बूस्ट अप कैसे करेंगे? इनरिच प्रोटीन डाइट से। तो ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप डाइट अपने पेशेंट्स को दे रहे हो वो ज़्यादा प्रोटीन वाली होनी चाहिए और उसमें थोड़ी सी सॉफ्ट डाइट भी होनी चाहिए, जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गया। सिर्फ फ्लूइड डाइट पे हम पेशेंट्स को नहीं रख सकते, क्योंकि हम सभी को पता है जो भी हमें बीमारी होती है उस सभी का रास्ता हमारे टमी से जाता है, हमारे पेट से जाता है। तो जब तक हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, जब तक हम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, तब तक हम अपनी बॉडी से रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस की आपको समझ आई होंगी। हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें? exercises, medicines as well as diet. And I assure you, जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप अपनी ये तीनों चीज़ डाइट, एक्सरसाइज एज वेल एज मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, जब तक हम अपनी बॉडी से कोई भी रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई होप वीडियो में जो भी बातें बताई हैं आप सभी को समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या डाइट से रिगार्डिंग, एक्सरसाइज से रिगार्डिंग या मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ अगर आप प्रीवियसली कहीं से मेडिसिन ले रहे हैं और आपको कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे टाइम से आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, कोई एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो सब आप हमारे डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट्स भी नीचे दिए गए नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। आई एश्योर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।